वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन के मोशन के ऊपर टोटल 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम पहले बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वो क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन अ स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि यहाँ हमारे डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट के 2 ही स्टेट होते हैं, या तो वो रेस्ट कंडीशन में और या वो मोशन में होगा कोई भी ऑब्जेक्ट। ये लॉ में क्या कहता है कि कोई भी रेस्ट कंडीशन में होगा ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। कब तक? कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया न जाए तब तक। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो कब तक मोशन में रहेगा? जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया न जाएगा तब तक वो हमारे मोशन में ही रहेगा। यही हमारा लॉ कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यू इन अ स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है एक, यानी कि कोई फुटबॉल का बॉल होता है हमारा, वो कब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगा? जब तक हम उसे पैरों से लात न मारे तब तक। यानी कि कोई ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। और दूसरा एग्जांपल है हमारी कार, यानी कि कार को हम एज्यूम कर लेते हैं उसके टायर के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगता है तो वो कार कंटिन्यू इन मोशन में है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो कार कब तक रुकने वाली नहीं है? जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया न जाए तब तक वो हमारी स्पीड में चलती ही रहेगी कार, तब वो मोशन में ही रहेगी। यही हमारा लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force take place in a direction in which the force act। चलो समझते हैं ये लॉ हमारा क्या कहता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, बट मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ डेल्टा p क्या होगा? यानी कि डिफरेंस ऑफ मोमेंटम क्या होगा? m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो हम एग्जाम्पल के बारे में सोचें। जब तक कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो आपको समझ आएगा, वो अपने हाथ बॉल आता है अपने हाथ में तब वो हाथ अपने पीछे खींचता है। तो यही हमारा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। डेल्टा पी इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी। आगे बात करते हैं इसी लॉ के बारे में। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के बारे में, कोई भी गाड़ी है वो उसको हम धक्का लगाएंगे, यानी कि हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स कम होगा तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको धक्का देने के लिए। और हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे यानी कि टाइम की वैल्यू कम करेंगे, कम टाइम में हमें ज़्यादा फोर्स करेगा। तो यहाँ पे 1/टाइम है तो टाइम की वैल्यू कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, यानी कि हमको कम टाइम में वर्क कंप्लीट करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना है। यही कंसेप्ट हमारा इस लॉ में आता है। कंपेयर मोमेंटम एंड टाइम इक्वेशन ऑफ फोर्स, यानी हमें 2 इक्वेशन को हम कंपेयर करना है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो हम आगे बात कर रहे हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसका आगे कैलकुलेशन क्या आएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। उसके आगे क्या होता है चलो देखते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा? आपको वो आता होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसमें से हम a को कर्ता बनाएंगे तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो हमारा फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m और a की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी दूर करने के लिए हमको एक कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा, यानी F इक्वल टू k इंटू एम ए। यहाँ पे हमारा k है बट वैल्यू ऑफ k इज SI यूनिट इज 1। SI यूनिट में k की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो k की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा F इक्वल टू एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। यही हमारा सेकंड लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चलो बात करते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो इस एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी है और उसके ऊपर बॉक्स रखा है, यानी कि हमारे यहाँ पे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लगता है सभी ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पे बॉक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड में लगेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स क्यों टेबल के नीचे गिर नहीं जाता, तो वो समझते हैं, यानी कि रिएक्शन फोर्स के बारे में। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उस बॉक्स का, तो उसी वैल्यू का रिएक्शन फोर्स टेबल बॉक्स को लगा रही है, यानी कि हमारा बॉक्स वहीं पे स्टेबल है। बट यहाँ पे टेबल हम निकाल लें तो बॉक्स ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से नीचे गिर जाएगा। आपको समझ आ गया होगा ये लॉ। और दूसरा एग्जांपल है, यानी कि रॉकेट जितना रिएक्शन देंगे उतना ही एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि थ्रस्ट जितना होगा उतना ही रॉकेट आगे बढ़ेगा। यही दोनों एग्जांपल से हम आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नया सीखते रहें। जय हिंद।